हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा एचटेट पीआरटी पेपर 2020 का। आप सबको पता होगा कि अभी ये लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई है, तो आपको इससे ये पता लग जाएगा लगभग क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा पेपर ये इजी है, तो आप बिल्कुल इसी तरीका मानेंगे तो ये आपकी भूल होगी। पेपर थोड़ा इससे टफ मिलेगा आपको रीट का, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये तो ज़रूरी पता लग जाएगा कि लगभग कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं। और लगभग दोस्तों 1500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। 2016 से लेके 2020 तक जो भी पेपर हुआ वो आपको इस चैनल पे मिल रहा है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। बाकायदा अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा ढूंढने में। प्लेलिस्ट में जाएं आप, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको पूरा साइकोलॉजी का एक अलग ही मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट ग्रेड के हैं जो भी क्वेश्चन वो फर्स्ट ग्रेड वाले फोल्डर में मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के भी मैंने जो 2018 में हुई थी साइंस के डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट, उन पेपर में जो 20-20 क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं। एच टेट के मैंने करवा दिए हैं 2016 से लेकर 2020 तक। और यूपी टेट और रीट ये सभी पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा वो पहुंचेगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे पीआरटी पेपर के। पूरा हर एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन भी आए तो वो भी आपका गलत ना हो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, एग्जाम 2020 सेट सी पीआरटी का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा और स्किनर द्वारा। तो स्कैफोल्डिंग की संकल्पना है वो दोस्तों आप सबको पता है कि जो करंट में जो भी एग्जाम होता है एक क्वेश्चन जरूर आता है वाइगोत्स्की का और एक क्वेश्चन है वो प्याजे का। ये तो कन्फर्म है, रिट में भी आएंगे, तो आप इनको एकदम से गोल के पी लें। आपको 2 क्वेश्चन 30 में से इनमें से मिलने ही हैं, तो आप इनको बिल्कुल ना छोड़ें और पूरा रट लें। दो दो पेन, मतलब दोनों के मिला के 2 पेज का टॉपिक नहीं है ये दोनों। तो इसका फोल्डिंग की संकल्पना वो दोस्तों वाइगोत्स्की की है। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है वर्ग समूहन की संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वही प्याजे वाला मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि प्याजे और वाइगोत्स्की बहुत ही शानदार हैं। दोनों के क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन या फिर 3 भी हो सकते हैं, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरा एकदम से समझ के जाना है। तो वर्ग समूहन की योग्यता वो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पाई जाती है। वर्ग समूहन की योग्यता ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग बच्चा वो 9-10 साल की उम्र होती है तब वर्ग समूह में रहता है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर वो आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेयर और स्लोव के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्क में शामिल नहीं है। भावनात्मक बुद्धि के संपर्क में समझ है, प्रत्यक्षण है, प्रबंधन है और रचना है। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि संप्रत्य में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों, रचना है वो नहीं शामिल होता है। भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्य में रचना शामिल नहीं की थी मेयर और स्लोवे ने। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। विधि नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। मुक्त साहचर्य विधि, साक्षात्कार विधि, शब्द साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि साक्षात्कार विधि है वो मनोविश्लेषण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन या नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। आत्मसातीकरण, स्मंजन, अभ्यंतरीकरण और अनुबंधन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार स्कीमा में संशोधन करते हैं, स्कीमा में संशोधन। हाँ तो दोस्तों बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मतलब दिए गए ज्ञान में संशोधन कर रहा है बच्चा। आपको ध्यान में रखना है, एक एक वर्ड से उत्तर है वो चेंज होते हैं दोस्तों पेजे वाले में, तभी मैं कह रहा हूँ इसको बार बार पढ़ना ताकि आपको समझ में आ जाए। और हर एक पेपर देखोगे तो स्क्रीनशॉट लेना है, पेजे से संबंधित हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग 50 से ज़्यादा पेपर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पेजे से रिलेटेड 100 से ज़्यादा क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। तो उनका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना, लगभग PDF फाइल बना लोगे तो आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आ जाएगी।
साथ साथ में पढ़ोगे, साथ साथ में क्वेश्चन देखोगे तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, पूरा तरीका वो समझ में आ जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड से उत्तर वो चेंज होता है, यहाँ पे क्या है, स्कीमा में संशोधन करता है और नए स्कीमा का निर्माण करता है। अब अगर अपने पुराने स्कीमा या पुराने ज्ञान से नया ज्ञान बनाता है ना, तो वहाँ पे होता है आत्मसातीकरण। और यहाँ पे क्या है, अपने जो पुराने स्कीमा जो चला आ रहा है उसमें संशोधन करके नए स्कीमा का निर्माण कर रहा है, मतलब समायोजन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, समंजन। मतलब पीछे के जो ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उसमें संशोधन करके नया ज्ञान बनाएगा ना, तो होगा समंजन या समायोजन। और सीधा ही मतलब पूर्व ज्ञान है, बच्चा है वो जोड़ बाकी मतलब सीख चुका है और अब गुणा सीख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान है वो सहायता कर रहा है और नया ज्ञान का निर्माण में अपना योगदान भी पूर्व ज्ञान है वो दे रहा है। तो यहाँ पे होता है आत्मसातीकरण। और पुराने ज्ञान में संशोधन करते हुए हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो वहाँ पे होता है समंजन या फिर समायोजन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में होगा समंजन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकासात्मक क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन है वो प्याजे और वाइगोत्स्की से हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 ही नाम है, मतलब वाइगोत्स्की के पूरे सिद्धांत में आप देखोगे तो 3 ही नाम है। यहाँ पे 3 नामों में से 2 नाम तो आ गए, एक और बचता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। तो ये क्वेश्चन अभी मतलब नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि रीट में आए, तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो दोस्तों ऊपरी सीमा कौन सी कहलाती है, यहाँ पे हो जाएगा संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होता है दोस्तों। अगर वह मतलब क्या क्वेश्चन है कि उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, ऊपरी सीमा तो होती है दोस्तों संभावित विकास का क्षेत्र। और वह ये कहता मतलब ऊपरी सीमा वर्ड नहीं आता कि अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है, तो हो जाता है दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, तो ये होता है संभावित विकास का क्षेत्र। इसलिए ये उत्तर हम चेंज हुए हैं, तो आपको एक एक वर्ड है वो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से देखना है और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप जितने ज़्यादा गलत ऑप्शन छांटोगे उतना ही क्वेश्चन आपका ज़्यादा है वो सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर है वो ZPD क्यों नहीं हुआ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्यों नहीं हुआ, बल्कि संभावित विकास का क्षेत्र इसका उत्तर है वो हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। मतलब ऊपरी सीमा अगर नहीं आता तो यहाँ पे उत्तर हो जाता समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और उसकी ऊपरी सीमा हमसे पूछी है तो उत्तर हो जाएगा संभावित विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, प्याजे, कोहलब्रग, गिलिगन, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो मतलब सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो दोस्तों प्याजे ने सबसे पहले दिया था। आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोहलब्रग ने ज़्यादा बात की थी नैतिक विकास की, लेकिन प्याजे का सिद्धांत है नैतिक विकास का। आप सबको पता होगा कि 2 अवस्थाएं बताई थी, मतलब 2 चरण बताए थे और 4 इन्होंने अवस्था बताई थी। तो यहाँ पे जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो है प्याजे का, सबसे पहले प्याजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना आप कि किसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम बात की है नैतिक विकास की, प्याजे ने, वरना सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया नैतिक विकास के बारे में वो किया था दोस्तों कोहलबर्ग ने। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले की बात की है तो ऑप्शन नंबर 1 होगा प्याजे। प्याजे ने 2 बताई थी, स्वायत्तता प्राप्त और प्रायत्ता प्राप्त। तो इस प्रकार 2 अवस्थाएं बताई थी नैतिक विकास की, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम एग्जाम में इसके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही प्याजे के क्वेश्चन वो आते हैं। फिर अब मॉडलिंग आधारित है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। तो दोस्तों मॉडलिंग है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। आप सबको याद आ रहा होगा कि जो बंडूरा ने प्रयोग किया था मतलब बेबी डॉल पर और जोकर पर, तो उन्होंने मॉडलिंग का मतलब अन्य नाम भी है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का, मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा है वो इसमें दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बांडुरा ने ये प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी हम बात करें तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव का है, क्रिया प्रसूत है वो स्किनर का, और प्रयास त्रुटि है वो थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा ही में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है।
मतलब जब तक आपके सामने कोई चीज़ दिख रही है तब तक तो वो आपके मस्तिष्क में है, और जैसे ही हटाएं फिर आप भूल जाओ कि ये चीज़ तो है ही नहीं अब दुनिया में। तो ये किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था और किशोरावस्था। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। मतलब वो अवस्था जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण है वो नहीं पाया जाता, मतलब बहुत ही छोटी अवस्था। तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, लगभग ये मान के चलो कि वस्तु स्थायित्व का गुण वो 18 से 24 जो माह की आयु होती है, लगभग 1.5-2 साल के बीच है, वो विकसित होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा विकसित होता है बच्चा है। कई बच्चे हैं वो आजकल की, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा समझदार होने लगे, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो यही कहती है कि वस्तु स्थायित्व का गुण है वो लगभग 1-1.5 साल की उम्र में विकसित होता है। लेकिन तो ये अवस्था हो जाएगी दोस्तों आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी हट जाना आरंभिक संवेदी गामक अवस्था होती है। लगभग 6-7 महीने की आयु, जब बच्चा कोई खिलौने के लिए रोता है तो वो खिलौना अगर हम छिपा देते हैं, लुका लेते हैं मारवाड़ी में कहीं, तो वो मतलब भूल जाता है कि खिलौना है ही नहीं दुनिया में अब। तो ये अवस्था पूछी है हमसे, तो ये हो जाएगी आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्त अवस्था और गुदावस्था। तो दोस्तों इस सिद्धांत से भी करंट में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था इसमें 5 अवस्थाएं बताई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे पहले अवस्था है वो मुख्य अवस्था है, उसके बाद आती है दोस्तों गुदावस्था, लगभग 1 साल की उम्र तक तो होती है मुख्य अवस्था, जिसमें बच्चा है वो मतलब अंगूठा चूसना ये सब क्रियाएं करता है। फिर आती है गुदावस्था, उसके बाद आती है दोस्तों गुप्त अवस्था, जिसमें बच्चा है वो निष्क्रिय हो जाता है। और लास्ट में आ जाती है दोस्तों किशोरावस्थी वाली आयु है, वो आप देख लेना पूरा, मतलब 5 अवस्थाएं, वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं मनोलैंगिक विकास के क्षेत्र में। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तभी आपका क्वेश्चन है वो राइट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का फ्राइड से कोई लेना देना नहीं है, ये बात है वो किसने की थी? प्याजे ने की थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? चरानुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल और स्थिर अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला ध्यान में रखना है, मैं यही कहूँगा। आप सबको पता है कि पुनर्बलन की जो अनुसूची दी थी वो स्किनर ने दी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों ये फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, आपको देखा होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आए थे, और अब भी आ रहे हैं, स्टेट में भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है चर अनुपात या फिर वेरिएबल रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, चर अनुपात, या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ आता है परिवर्त्य अनुपात, परिवर्त्य अनुपात या फिर वेरिएबल रेशियो। आप इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान में रखें, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें क्या पूछा है? किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम के लिए, मनोलैंगिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा वो सामाजिक अधिगम के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मॉडलिंग वाला क्वेश्चन इससे पहले भी हमने बात की है, मनोलैंगिक का भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, फ्राइड ने दिया था, हमने बात की है। इसके अलावा नैतिक विकास का भी प्रश्न आ चुका है, प्याजे और कोहलब्रेक दोनों ने इसके बारे में बात की है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एंडोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एस्टोमॉर्फी। तो दोस्तों शेल्डन और क्रेस्मर, इनके द्वारा शेल्डन के मतलब अनुसार तो 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है, और क्रेस्मर के द्वारा 4 प्रकार का व्यक्तित्व वो बताया गया है। तो यहाँ पे हमसे शेल्डन क्या पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एस्टोमॉर्फी है वो नहीं बताया शेल्डन ने, ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है चलन अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का और अधिगम अक्षमता का। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये डिस्ग्राफिया वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का, जिसमें बच्चा है वो मतलब लिख नहीं सकता है। ग्राफ का मतलब इस प्रकार ट्रिक बना ले, ग्राफ मतलब लिखना, तो लेखन विकार होता है डिस्ग्राफिया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? ध्यान, संग्रहण,
उत्पादन और तैयारी। तो दोस्तों निरीक्षणात्मक अधिगम एक प्रकार से आप मान लीजिए कि बांडुरा वाले सिद्धांत की वो बात कर रहा है, तो उसका तत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तैयारी, प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा है वो ध्यान केंद्रित करता है, फिर उसको मतलब सीखता है अपने मन के अंदर या अपने दिमाग में उसको संग्रहित करता है, फिर वो है ना मतलब खुद करता है काम, तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन अच्छा होता है, बढ़िया होता है तो वो सीख लेता है, और बेकार होता है, दंड दिया जाता है, दंड का पुनर्बलन मिलता है तो वो उस व्यवहार को छोड़ देता है। तो यही मुख्य मुख्य बातें थी बंडोरा वाले सिद्धांत की। लगभग 3 क्वेश्चन इस सिद्धांत मतलब क्वेश्चन में आ गए हैं, इस पेपर में आ गए हैं 3 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार दोस्तों इसमें क्वेश्चन है वो आया है कि ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो दिया था उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी, तो एक अवस्था इसमें से नहीं है। कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्रिलिक अवस्था वो नहीं दी थी। ब्रूनर ने दी थी इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक, ये 3 ही अवस्थाएं मतलब ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सिद्धांत भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन वो करंट में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि रीट का पेपर भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। इनेक्टिव होती है, आइकोनिक होती है, सिंबॉलिक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती और अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे हो जाएगा अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने कहा है। तो आप सबको पता है कि फ्राइड ने 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई थी, एक तो इलेक्ट्रा, एक है ओडिपस। तो ओडिपस तो लड़कों में पाया जाता है, लड़कियां वो अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथियां वो मतलब लड़कियों में पाई जाती है और लड़कियां इससे अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 में होगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका में पाई जाती है, बालिका इसकी वजह से पिता से है वो ज़्यादा प्रेम करती है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? आत्म केंद्रण, एनिमिज्म, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बच्चा ये कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है एनिमिज्म का। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नांकित में से कौन सी संवलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? पीईसीएस, ब्रेल, टेलर फ्रेम और इनमें से कोई नहीं। तो संवलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पीईसीएस। ब्रेल से तो मतलब कोई मतलब नहीं है, ब्रेल लिपि तो आप सबको पता होगा कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके काम किया, उनको जो पढ़ना लिखना है वो ब्रेल लिपि से ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पीईसीएस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मस्तिष्क उद्वेलन, प्रोम्प्ट, सलाह है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रॉम्प्ट। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ये क्या है दोस्तों, मेरी समझ से परे है, आपको मतलब गूगल सर्च करके देख लेना कि ये क्या चीज़ होती है। अगर मेरे को कोई समझ में आता है तो मैं इसके ऊपर फिर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको भी मैं समझा सकूं, लेकिन फिलहाल मेरे को इसका कोई पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता और अनुकूलन। दोस्तों एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको याद है वो आ रहा होगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों केंद्रीकरण, मतलब वो खुद को ही ध्यान में रखकर सोच रहा है, केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? जॉन लॉक, स्पिनोजा, वाटसन, डार्विन। तो दोस्तों मस्तिष्क को खाली स्लेट के बोल दो
या फिर टेबुलर रासा, ये भी कभी कभी ऐसा का ऐसा लिखा आता है यहाँ पे खाली स्लेट की जगह, तो आपको नाम है वो ये याद रखना है, टेबुलर रासा। ये बात की थी जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शेपिंग की संकल्पना वो किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्किनर के द्वारा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, और इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक पुनर्बलक की बात हो रही है दोस्तों, प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में होता है एक बिस्किट। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक बिस्किट। फिर आता है अगला क्वेश्चन। ओटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी केनर ने, डाउन ने, स्किनर ने, सिगमंड फ्राइड ने। तो ओटिज्म की जो सर्वप्रथम व्याख्या वो किसने की थी? केनर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओटिज्म की व्याख्या वो केनर ने की थी। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। सुल्तान पर जो कोहलर का किया गया प्रयोग है वो होता है अंतःदृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतःदृष्टि अधिगम। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, वृहत तंत्र के और समय तंत्र के। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एचटेट में। ब्रॉन फेन ब्रेनर ने, अगर आपके मेरे जो पुराने क्वेश्चन है वो देखे हैं, पुराने पेपर अगर देखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एचटेट के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रॉन फेन ब्रेनर का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म तंत्र के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सूक्ष्म तंत्र के। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। यदि पहले सीखे गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा नकारात्मक। दोस्तों ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा पेपर में लगभग बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं थे, मतलब लगभग 30 में से मेरे को लग रहा है कि 15 से 16 क्वेश्चन तो सिर्फ अधिगम से है। 15 से 16 से नहीं दोस्तों, लगभग मेरे को लग रहा है कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अधिगम वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन है वो अधिगम से अलग क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं इस पेपर में। लेकिन फिर भी इसका स्तर तो ठीक ठाक है। मैं शायद टीजीटी का या पीजीटी का पेपर देखा था, वो बहुत ही निम्न लेवल का था, उसका भी पेपर मैं आपको कल या परसों करवा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब भी आप एक बार पूरी साइकोलॉजी पढ़ लें, उसके बाद हर दिन का आपको एक वीडियो देखना है। अगर आपने पहले देख लिया तब भी आप रिवाइज करें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको लिख लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले उसका आप देख सकें। एक बार नज़रों से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना दोस्तों आपको याद नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपका आज गलत हुआ वो दोस्तों अगर आप रिपीट नहीं करते हैं तो 5 दिन के बाद एक बार फिर आप देख लें, वो क्वेश्चन आपको फिर भी गलत ही होगा। ये आप एकदम मान के चलें, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे या फिर रिवीजन नहीं करोगे टाइम के अनुसार, तो आपको क्वेश्चन वो याद नहीं होंगे। जो गलत हो रहे हैं वो गलत ही होंगे उसके बाद भी। तो आप रिवीजन ज़रूर करें। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं सभी, अगर आप मतलब आपके पास कोई बुक है तो आप बुक देख लें, लेकिन क्वेश्चन वो नए होने चाहिए। 2018, 16, 17, 18, 19, 20 इन 4-5 सालों की अगर आपके पास क्वेश्चन है, कोई बुक है, कोई गाइड है, तो आप उनमें से देख लें। आपको इस चैनल पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना दोस्तों आप ये क्वेश्चन देखें, क्योंकि करंट के क्वेश्चन देखोगे तभी आपको फ़ायदा हो एग्जाम में ज़्यादा होगा। पहले अगर हम देखें 2015, 14, 13 में जो पेपर आते हैं उसमें शेपिंग वाले ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। पुनर्बलन कौन सा अच्छा होता है, परिवर्ती होता है, सतत होता है, प्राथमिक अंतराल, ये क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। वाइगोत्स्की की अवधारणा पहले नहीं आती थी। ये सब क्वेश्चन है वो करंट में बने हैं, तो करंट वाले पेपर आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि ये पेपर आप देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा वो मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।